नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान। और अपने अब इस पाठ के बारे में तो पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन उत्तरों के बारे में देखते हैं कि क्या दिया है। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। किसको दूर करते हैं? जल को स्वच्छ करके जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रदूषक पदार्थ। दूसरा देखो, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। जिस जल को अपशिष्ट जल के रूप में बाहर बहाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाहित मल कहते हैं। बाहित मल। इसके बाद शोषक डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शोषक मल का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नालियों डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तेल तथा बसा। तेल और बसा के जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बाहित मल क्या है। अनुपचारित बाहित मल को नदियों तथा या समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? समझाइए। कि जो बाहित मल है यह एक तरल अपशिष्ट है। यह एक तरल अपशिष्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, जैसे घरों में, कार्यालयों, कारखानों, अस्पतालों आदि में जो पानी के साथ साथ इनके अशुद्धियाँ का भी एक बहुत बड़ा जो घटक है वो इनका रूप ले लेता है। इसे क्या कहते हैं? बाहित मल कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? जटिल मिश्रण होते हैं ठोस के, कार्बनिक के, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, विभिन्न प्रकार के जो रोग जीव होते हैं इन सभी के इनके अंदर जटिल मिश्रण होता है। इसके बाद देखो, तेल और बसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। अभी भी अपने रेगिस्तान भी किया कि जो तेल और बसा वाले पदार्थ हैं इनको नाली में बहाते हैं तेल और बसा को, तो उससे नालियाँ क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है और खुली नालियों में मिट्टी के छिद्रों को अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार मिट्टी द्वारा जो पानी के अवशोषण में फिर बाधा आती है। इसीलिए कि नालियाँ अवरुद्ध ना हो, कोई और किसी प्रकार की मुसीबत ना हो, तो इसीलिए तेल और बसा को नाली में नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित जो चरण है उनका वर्णन करो। कि जो अपशिष्ट जल है उससे उपचार में जो भौतिक, रासायनिक, जैविक जो प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को क्या करते हैं? संदूषित करते हैं। तो उसमें देखो जो निम्नलिखित चरण है, अपने पहले चरण की बात करें कि सर्वप्रथम क्या किया जाता है? अपशिष्ट जल को जो ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से जो बने शलाका छत्र जिसके बारे में अपने पढ़ा था उसमें से गुजारा जाता है। उससे गुजारने से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती है उसमें बड़े बड़े जो टुकड़े, प्लास्टिक के जो डिब्बे, लिफाफे, पॉलीथीन की जो बड़ी बड़ी थैलियाँ होती है वो क्या हो जाती है? उसमें फंस जाती है। फिर क्या किया जाता है? अब वाहित जो जल है इसको ग्रिट और बालू को अलग करने वाली टंकी से गुजारा जाता है, जिससे कंकड़ और पत्थर फिर अलग हो जाते हैं। फिर जल को फिर से एक बड़ी टंकी में डाला जाता है और इसमें घंटों तक रखा जाता है, जिससे जो ठोस मल और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? तली में बैठ जाते हैं। फिर ऊपर से उसको अलग कर लिया जाता है। तो उपचारित जल में फिर अल्प मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ, निलंबित तत्व होते हैं तो उसको फिर वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने के लिए क्लोरीन की उसमें गोलियां या क्लोरीन की जो गैस है उसमें से विसर्जित की जाती है। इस प्रकार जल को संदूषित किया जाता है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि अपंक क्या है? समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। जो अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल से जो स्वच्छ जल प्राप्त करते हैं उसके दौरान क्या होता है कि अपशिष्ट जल में जो पड़े हुए कीचड़ हुए, मानव का अपशिष्ट हुआ, जो अपशिष्ट जल में पड़े होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? आपंक कहते हैं। यह एक जैविक कचरा होता है। इसीलिए फिर इसका उपयोग किस में किया जाता है? बायोगैस और खाद बनाने में फिर किया जाता है और कीचड़ को एकत्रित किया जाता है और इसे अलग फिर टैंक में अलग से स्थानांतरित कर लिया जाता है, ताकि फिर बाद में इसका जो यूज़ है वो उसके खाद के रूप में किया जा सके। तो अपंक क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो स्वच्छ जल को प्राप्त करने के लिए चरण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपंक कहते हैं। इसके बाद देखो अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। समझाइए।
जो अनुपचारित मानव मल है, इसमें क्या होते हैं, कई रोगाणु और विषाणु जैसे सूक्ष्म जीव इसमें होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कई बीमारियों, हैजा, दस्त, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन सभी बीमारियों के लिए ये सूक्ष्म जीव फिर उत्तरदायी होते हैं। ये इन बीमारियों को फैलाते हैं। इन्हीं रोगों के जो कीटाणु हैं वो हवा, पानी और कीड़ों के द्वारा ही आसानी से भोजन या पीने के पानी को दूषित कर देते हैं। इसीलिए जो अनुपचारित मल है फिर वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, फिर हानिकारक होता है। इसके बाद जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए जो 2 रसायन यूज किए जाते हैं, क्लोरीन और ओजोन। कौन से किए जाते हैं, क्लोरीन और ओजोन। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका शनों के कार्य क्या होते हैं। जो शलाका शन्य होते हैं वो ऊर्ध्वाधर लगी छड़ें होती है, इसके अंदर टुकड़े, बड़े बड़े जो डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, नैपकिन, मतलब जो बड़ी अशुद्धियाँ होती है वो सारी इसके दौरान अलग हो जाती है। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है 9वां, वो क्या है कि स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। इसमें क्या है कि जो आसपास की गंदगी है और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में जो बीमारियां होती है, कि आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण ही जो बीमारियां होती है, तो गंदगी से हानिकारक रोगाणुओं, मक्खियों, मच्छरों का फिर विकास कहाँ से होता है, गंदगी से तो होता है ना। फिर यही जो विकास होता है, यही जो मच्छर हैं फिर वो हैजा, टाइफाइड, ऐसी जैसी जो बीमारियां हैं उनको फैलाते हैं। तो स्वच्छता होगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर या कुछ भी उनका विकास नहीं होगा, और मच्छरों का विकास नहीं होगा तो फिर किसी भी प्रकार की बीमारी का भी विकास नहीं होगा। इसके बाद देखो स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका है, कि अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले तो तेल और वसा से जो बनी चीज़ें हैं इनको हमें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, फिर नालियाँ अवरुद्ध नहीं होगी तो गंदगी नहीं फैलेगी। दूसरी बात, खुली नालियों को ढकना चाहिए। आसपास हमारा जो आसपास है उसको हम खुद साफ रख सकते हैं। घर के हर सोचे कि हमारे घर का आसपास की जो जगह है वो साफ रहे, तो फिर आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएगी। रसायन जैसे पेंट, कीटनाशक, जो गाड़ियों से निकला तेल होता है आदि को भी नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। पुनर्चकित और जो गैर पुनर्वीकरण है इनको अलग अलग जगह रखना चाहिए, कि जो पुनर्चक्रित हो सकते हैं उनको अलग जगह रखें और जो पुनर्चक्रित नहीं हो सकते उनको हमें अलग जगह रखना चाहिए। इसके बाद देखो एक पहेली है, इस पहेली में आपको भरना है बाएं से दाएं और दाएं से ऊपर से नीचे की चीज़। पहले अपने बाएं से दाएं देखते हैं। 2 नंबर पर है बाएं से दाएं, बाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त जो गैसीय पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर आएगा बाएं से दाएं में जैव गैस, जैव गैस। इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, उसे बाएं से दाएं। 4 नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पे बातन। वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था क्या होती है, सीवर। 7 में क्या आएगा, सीवर। और उपयोग के बाद नलियों में बहता जो जल होता है उसे क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं, उसे वाहित मल कहते हैं। अब ऊपर से नीचे की बात करें, जल उपचार में रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन है ओजोन। यहाँ पे क्या आएगा, ओजोन। यहाँ पे आया था बातन, न मिल गया ना। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवायवीय। उन्हें क्या कहते हैं, अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु। फिर है संदूषित जल, संदूषित जल का तो फिर संदूषित जल ही होगा। इसके बाद देखो वह स्थान जहाँ वाहित मल के प्रदूषक पृथक किए जाते हैं उसे कहते हैं उपचार संयंत्र। यहाँ पे क्या आएगा, उपचार, उपचार संयंत्र। इधर से आया था सीवर, रह आया था ना। इसके बाद 9वां है अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, तो 9वें में क्या आएगा, मल। क्या आएगा, मल। ये था आपका 11वां जो क्वेश्चन है। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है। कि यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। सजीव जीवों के श्वसन के लिए तो यह कोई भी अनिवार्य नहीं है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हाँ यह किया जा सकता है, आपने पढ़ा ना क्लोरीन और ओजोन।
यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। हाँ, ओजोन परत हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है और वायु में इसका अनुपात 3% है, तो यह भी गलत है। तो सही कौन से हो गए अपने पास? ख और ग। ख और ग किस में आ गया? इसमें आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो आपके ये जो पाठ है 18वां, इसके जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।